गुड मॉर्निंग टू ऑल। भारत की भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम जो भारत की जो जलवायु है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हमारा जो विशेष जो बल रहेगा, जो भारत के अंदर जो मानसूनी जो जलवायु पाई जाती है, इस मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार रहे हैं या इस मानसूनी जलवायु को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग समय के ऊपर जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सब को हम यहाँ पर लेंगे। उससे पूर्व हम जो जलवायु और जो मौसम है उसमें अंतर को समझ लें, वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जलवायु और मौसम दोनों को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं वो समान ही होते हैं, चाहे वो तापमान हो, चाहे आर्द्रता हो, चाहे वर्षा हो, वायुदाब हो या पवनों का संचार हो, वो दोनों के लिए समान है। लेकिन जब दीर्घकालिक अवस्थाओं की बात करते हैं, लंबे समय की बात करते हैं, तो उसको हम जलवायु कहते हैं। जब अल्पकाल की बात करते हैं, एक दिन की भी हो सकती है, माह की हो सकती है, सप्ताह की हो सकती है, तो उन कारकों का जो औसत जो दशाओं का जो अध्ययन करते हैं, जो अल्पकालीन दशाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम मौसम कहते हैं। भारत के अंदर जो जलवायु पाई जाती है उसके लिए जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने इसका अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है जब हमने पढ़ा था, तो हमने आपसे ये भी बताया था कि जो कर्क रेखा है वो भारत के ठीक मध्य से गुजरती है। यानी भारत के अंदर इन अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो कटिबंध होते हैं उन दोनों के मध्य में भारत की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर जो उच्चावचीय जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसके लिए विशेष संदर्भ में भारत के उत्तर के अंदर जो विशाल जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसने भारत की जो जलवायु है उसको एक विशिष्टता प्रदान की है, और यहाँ एक उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि 23.5 डिग्री के हिसाब से उत्तर की तरफ जाएं तो हमें जो टेम्परेट क्लाइमेट है, जो शीतोष्ण टाइप की जो क्लाइमेट है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इन भौगोलिक उच्चावचों के कारण यहाँ पर एक जलवायु का एक विशिष्ट स्वरूप जो उपोष्ण कटिबंध के रूप में हमें दृष्टिगत होता है। इसी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर जो मौसमी जो जलवायु है या मौसम जो है वो स्पष्ट रूप से वर्ष पर्यंत अलग अलग, चाहे वो वर्षा ऋतु हो या शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, उनका एक स्पष्ट विभेदन यहाँ देखने को मिलता है। तो उन सब चीज़ों का हम यहाँ एक एक करके सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम जैसे स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जब हम भारत की जलवायु की बात की, उससे पहले जो मानसूनी जलवायु जो भारत के अंदर पाई जाती है, मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द मौसिम से आया है, और जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है हवाओं की दिशाओं में होने वाला परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन है वो शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु के अंदर इसमें एक स्पष्ट विभेदन देखने को मिलता है कि शीत ऋतु में हवाएं स्थलीय भागों से समुद्र की तरफ और ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की तरफ जो हवाएं हैं वो चलती हैं। यहाँ जब भारत की जलवायु की हमने बात की तो जो शीत ऋतु की बात करते हैं तो मध्य दिसंबर से फरवरी तक होती है। अब शीत ऋतु के समय जो सूर्य की जो स्थिति है वो दक्षिणायन हो जाती है, यानी सूर्य पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, और उस स्थिति के अंदर जो सूर्य की जो किरणें हैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर तिरछी हो जाती हैं, और उस तिरछी होने से साथ ही सूर्य से उत्तरी गोलार्ध की दूरी बढ़ने से यहाँ पर तापमान कम प्राप्त हो पाता है, इसलिए यहाँ पर शीतकाल की दशाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ जब मानसून की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि भारत के अंदर जो शीतकाल के अंदर जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जिसको मावठ कहते हैं, और ये भूमध्य सागर से चलने वाले जो साइक्लोन होते हैं, शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं, उनके कारण से होती है। और शीत ऋतु के अंदर जो 20 डिग्री की जो समताप रेखा होती है, यानी समान तापमान को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वो ठीक भारत के मध्य से गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मार्च से मध्य जून तक, उस समय मार्च के बाद जो है सूर्य की स्थिति उत्तरायण होना शुरू कर देती है, और सूर्य के उत्तरायण होने के कारण सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में
या भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ सर्वाधिक तापमान प्राप्त होने के कारण यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है और वो ग्रीष्म ऋतु के लिए जिम्मेदार होता है। ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात हम बाद में करेंगे। और इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो राजस्थान के पश्चिमी भाग हो, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र हो, या भारत के उत्तर पश्चिमी वाला जो भाग है, वहाँ पर चलने वाली जो तीव्र तूफानी जो गर्म हवाएं होती हैं, उन्हें यहाँ स्थानीय रूप से लू के नाम से जाना जाता है। इन्हें यूपी में, उत्तर प्रदेश में आंधी कहते हैं, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहते हैं, बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। और ये जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान अत्यधिक होने के कारण और समुद्र के ऊपर का जो तापमान है स्थलीय भागों की तुलना में कम होने के कारण यहाँ जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर समुद्री और स्थलीय पवनों के मिलने से एक तूफान जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं। और इनके कारण कर जो बारिश होती है वो स्थानीय जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कर्नाटक में जो बारिश होती है उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, और दक्षिण भारत में जो बारिश होती है उसको आम वृष्टि कहते हैं। या आम की जो फसल होती है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो ये चीज़ें भी एक ग्रीष्म ऋतु के अंदर या वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व की जो घटनाएं हैं उनकी हमने यहाँ पर बात की। अब वर्षा ऋतु की बात करते हैं, तो यहीं पर मैंने आपको भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति वाली जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जो भारतीय मानसून है उसकी उत्पत्ति के लिए समय समय पे जो विचार दिए गए, सबसे पहले जो चिरसम्मतकालीन जो क्लासिकल जो थ्योरीज होती हैं उनको हमने लिया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो तापीय सिद्धांत है। उसके बाद हमने विश्वतीय पछुआ हवा सिद्धांत कह लीजिए, और इसी के अंदर हमने जो ITCZ की जो कॉन्सेप्ट है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है उसकी बात करते हैं, या जो एयर मासेज होती हैं उनकी जो बात करते हैं, एयर मास की जो बात करते हैं, उसको सबको हमने इस विश्वतीय पछुआ हवा सिद्धांत के अंदर शामिल किया है। मोनेक्स की जो बात की, ये संयुक्त USSR और भारत का एक मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में किया गया एक रिसर्च वर्क था, इसलिए इसको मानसून एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। दूसरी जो आधुनिक जो सिद्धांत है, वर्तमान के अंदर जो मानसून की जो उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो एक तो जेट स्ट्रीम है। और जेट स्ट्रीम का जो सिद्धांत है उसको समझाने में MT यीन, भारतीय जो भूगोलवेत्ता थे P कोटेश्वरम या जलवायुवेत्ता थे, उनका बड़ा योगदान रहा है। और वर्तमान के अंदर अल नीनो और वह ला नीनो की जो कॉन्सेप्ट है उसका भारतीय मानसून की उत्पत्ति के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, उसको भी हम यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो हवाओं की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है, उस तरह की जो घटनाएं हैं या इस तरह की जो जलवायु है, ये केवल भारत या दक्षिण जो एशिया वाला जो भाग है वहीं नहीं मिलती। ये विश्व के विभिन्न भागों में, ये दक्षिण एशिया में भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है, अफ्रीका का जो पूर्वी तटवर्ती भाग है, मेडागास्कर है वहाँ पर, ये ब्राज़ील का जो पूर्वी भाग है वहाँ, और ये जो मिडल जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या ब्राज़ील के ऊपर की तरफ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के ऊपर भी ये जलवायु, ये गिनी वाला जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर भी इस तरह की हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन इन सब जगह की जो जलवायु है उतनी क्लियरली, या ये कहूँ कि मानसून की अन्य जो विशेषताएं होती हैं उनको ये फुलफिल नहीं करती हैं जितनी विशेषताएं आपके यहाँ दक्षिण एशिया के अंदर हमें दृष्टिगत होती है। लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि मानसूनी जो जलवायु है भारत के अलावा अन्य देशों के अंदर भी देखने को मिलती है। अब ये जो हमने तापीय संकल्पना सबसे पहले ली, ये जो क्लासिकल जो थ्योरी थी, सबसे पहले ये माना जाता था कि जो तापमान है और वायुदाब जो होता है उसके अंदर जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तापमान जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर वायुदाब उतना ही कम होगा, या ये कहूँ कि तापमान जितना कम होगा वायुदाब उतना ही ज़्यादा होगा। ये जो दो स्लाइड्स हैं, एक हमने समर की बात की और एक हमने बात की विंटर की। जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है यानी कर्क रेखा के ऊपर होती है तो भारत के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है, तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान, पाकिस्तान का पेशावर वाला जो क्षेत्र है वो बैकाल जो लेक है वहाँ अत्यधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर न्यून वायुदाब का निर्माण हो जाता है।
या मैं ये कहूँ कि पूरे भारत के संदर्भ में भी ग्रीष्म ऋतु के ऊपर स्थलीय जो भाग होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जबकि समुद्र का जो जल है वो उतना तेजी से गर्म नहीं हो पाता। तो उसके कंपैरिजन में स्थलीय भागों का जो टेम्परेचर है वो अधिक होता है। तो अधिक टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ये जो लो प्रेशर है वो समुद्र की जो धाराएं हैं या समुद्र का जो से जो हवाएं आती हैं, या जहाँ वहाँ पर जो उच्च वायुदाब पाया जाता है, यहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है, तो वहाँ से जो हवाएं हैं स्थलीय भागों की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो समर के अंदर भारत के ऊपर सूर्य के लंबवत स्थिति होने से, तापमान बढ़ने से, यहाँ पर उच्च वायुदाब तापमान अधिक होने से निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है और हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। जबकि विंटर की जब हम बात करते हैं, सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, तो भारत के जो उत्तर और उत्तरी जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर जो मौसम है अत्यधिक ठंडा हो जाता है, और उस मौसम के ठंडे होने से यहाँ पे उच्च वायुदाब हमें देखने को मिलता है, जबकि समुद्र का जल का तापमान अधिक होने से यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिससे हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो तापीय संकल्पना जो सिद्धांत है वो केवल इस संकल्पना पे आधारित है कि तापमान में परिवर्तन होने के कारण ही हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये बात यहाँ तक तो एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन जो मानसूनी जो हवाएं आती हैं उसके अंदर जो विचलन होता है, वर्षा के वितरण में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उन चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन की जो स्थिति है वो हमेशा होती रहती है। अगर उसके आधार पर इसको एक्सप्लेन किया जाता तो आज हम मानसून को इस तरह से उसकी भविष्यवाणी करना या कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं उन चीज़ों का अध्ययन हम नहीं कर पाते। इसलिए ये मानसून की जो मैकेनिज्म है या गतिकी है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसके बाद जो संकल्पना हमने कहा कि एयर मास की बात की, या ITCZ की, या अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है उसकी हमने बात की। जब हम वायुदाब पेटियां जब हम पढ़ते हैं तो हमने आपको ये बताया था कि जो विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र होता है यह एक न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है, और इस न्यून वायुदाब के क्षेत्र को हम डोलड्रम पेटी भी कहते हैं, जिसका विस्तार 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य में पाया जाता है। और ये डोलड्रम वाला क्षेत्र इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण जो है हवाएं ऊपर उठती हैं, और हवाओं के ऊपर उठने से यहाँ ये डोलड्रम एरिया हो गया। यहाँ पर तापमान हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, तो यहाँ हवाएं इधर से आती हैं, इनको हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, इनकी जो दिशाएं हैं। तो यहाँ जब ये हवाएं यहाँ टकराती हैं तो ये इस केंद्रीय भाग तक नहीं पहुँच पाती, या यहाँ जो विषुवतीय पछुआ पवनें होती हैं इसके मध्य के अंदर जो गुजरने वाली, उनको यहाँ जो हवाएं चलती हैं इनको विषुवतीय पछुआ पवनें कहते हैं। ये एक दूसरे से टकराती हैं, तो यहाँ से ये हवाएं एक दूसरे से टकराई, इधर से उत्तर से ये हवाएं, तो ये जो अभिसरण जो क्षेत्र है जिसको हम ये बार बार कह रहे हैं, ये जो अभिसरण क्षेत्र है यहाँ पर जो एक हवाओं के टकराने से जो अभिसरण क्षेत्र बनता है उसको उत्तरी जो गोलार्ध है उसके अंदर हम नॉर्थ ITCZ कहते हैं, उत्तरी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, और दक्षिण के अंदर जो बनता है उसको हम दक्षिण अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और मध्य का जो भाग है वो एक लो प्रेशर के रूप में काम करता है। ये स्थिति जो है, ये अगर आदर्श स्थिति की बात करें तो सूर्य की जो स्थिति है मार्च और सितंबर के अंदर विषुवत रेखा पे होती है, तब ये स्थिति इस तरह की रहेगी। लेकिन सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने की स्थिति के अंदर यहाँ एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यहाँ इस स्लाइड के अंदर हम देखें तो ये हम देख रहे हैं कि जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण की तरफ होती है तो उत्तरायण होने के कारण ये जो ITCZ वाला जो भाग है ये भी उत्तर की तरफ खिसक कर इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण या उत्तर का जो विशाल मैदानी क्षेत्र है वहाँ तक हो जाता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक लो प्रेशर एरिया है, और ये जहाँ पर जो हवाएं आती हैं, या ये कहूँ कि ये जो यहाँ हवाएं होती हैं उनको प्रति विषुवतीय जो पछुआ पवनें होती हैं उनके संपर्क में आता है,
और इनके संपर्क में आने के कारण यहाँ पर जो समुद्र से आने वाली हवाओं के कारण वर्षा होती है। यानी सूर्य के उत्तरायण होने से जो ITCZ है उसका उत्तर की तरफ खिसकना ये एक भारत की वर्षा के लिए महत्वपूर्ण कारक होगा। लेकिन जब दक्षिणायन की स्थिति बात करते हैं तो ये डॉटेड लाइन से जो हमने दिखाई है, तो जो ITCZ है वो दक्षिण की तरफ खिसक जाती है और भारत का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं उनके संपर्क में आ जाता है। चूँकि वो हवाएं स्थलीय भागों से चलती हैं इसलिए वो शुष्क होती हैं, तो उनसे यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। अब यहाँ इस स्लाइड के अंदर भी यही बात हमने समझाने की कोशिश की है कि ये जब ये हवाएं जो दक्षिण व्यापारिक जो हवाएं होती हैं, जब इस ITCZ की उत्तर की तरफ जब ये खिसक जाता है, उत्तर की तरफ जाने के बाद यहाँ जो हवाएं हैं ये विषुवत रेखा को पार करके इस लो प्रेशर की तरफ इस तरह से जब ये विषुवत रेखा को पार करती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कोरियोलिस फोर्स होता है उसके कारण हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन किस तरह का होता है? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ घूम जाती हैं। जब ये दक्षिणी व्यापारिक हवाएं जब विषुवत रेखा को पार करती हैं या ITCZ के कारण आकर्षित होती हैं, तो ये यहाँ विषुवत रेखा को पार करते हैं। इनकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम हो जाती है, ये और ये, यानी ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये जो जहाँ से हवाओं की शुरुआत होती है उसके आधार पर हवाओं की दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। तो ये दक्षिण और पश्चिम से हवाएं भारत की तरफ आती हैं और यहाँ ये जो एक गर्त बन जाता है, लो प्रेशर का एक ट्रफ बन जाता है, तो ये तेज़ी से हवाओं को आकर्षित करता है जिसके कारण यहाँ पर बारिश होती है। अब ये जो चीज़ें ITCZ के उत्तरायण होना या दक्षिणायन होना ये बहुत सारे कारकों के ऊपर निर्भर करता है, या मैं ये कहूँ एक बहुकारकीय प्रभाव है जो ITCZ के विस्तार को निर्धारित करता है। और इस स्लाइड के अंदर यही बताने की कोशिश की है कि समर के अंदर जो नॉर्थ ITCZ है इसका विस्तार जो है भारत की तरफ होता जाता है और ये जो ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स होती है ये ऊपर की तरफ खिसक जाती है। जबकि जब विंटर्स होती हैं तो ये ITCZ का जो खिसकाव है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाता है, इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया तक हो जाता है और ये जो पूरा एरिया है जो उत्तरी जो पूर्वी जो व्यापारिक जो हवाएं हैं उसके अंतर्गत आ जाता है। ये ड्राई विंड्स होती है क्योंकि स्थलीय भागों से आती हैं, तो उसके कारण वर्षा। अब यहाँ जो समर्स के अंदर ये जो येलो कलर की जो हमने लाइन दिखाई है ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है जो दक्षिण गोलार्ध से चल रही हैं। जैसे ये विषुवत रेखा को पार करती हैं ये वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो होती हैं ये दक्षिण पश्चिम हवाओं का रूप ले लेती हैं और ये भारत के जो दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत के पूरे भाग के अंदर लो प्रेशर एरिया की तरफ आने के कारण, क्योंकि समुद्र से आती हैं इसलिए ये अत्यधिक बारिश करने में सहायक होती हैं। लेकिन ये उत्तरायण या दक्षिणायन जो ITCZ का होता है, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने से ITCZ का जो खिसकाव होता है इस खिसकाव को भी बहुत सारे जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, या उसके प्रभाव उसके विभिन्न कारकों के प्रभाव से एक विच्छेदन की स्थिति पैदा हो जाती है जो भारत के मानसून को कमज़ोर करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो उन अगर चीज़ों का अध्ययन करें तो हम बात करेंगे जो जेट स्ट्रीम है उसकी बात हम यहाँ करना चाहेंगे, क्योंकि इसका भारतीय मानसून के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये जो जेट स्ट्रीम जो होती हैं ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह वलयाकार रूप से चलने वाली ऊपरी वायुमंडल है, विशेषकर क्षोभमंडल के ऊपरी भागों में 6 से 12 किलोमीटर के रेंज के अंदर ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। उत्पत्ति की बात करें तो इनको हम परिध्रुवीय पवनें भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में होती है। नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव पे भी होती है और दक्षिणी ध्रुव पे भी, लेकिन उत्तरी भागों में स्थलीय भागों के अधिक होने के कारण तो तापमान का जो प्रभाव है वो अधिक दृष्टिगत होता है। तो यहाँ इसका जो प्रभाव है अधिक देखने को मिलता है दक्षिणी ध्रुव की तुलना में। इनको परिध्रुवीय पवन इसलिए कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर तापमान अत्यधिक कम होने के कारण, यहाँ तापमान अत्यधिक कम होता है तो हवाएं ठंडी होकर नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देती हैं और यहाँ ध्रुव के ऊपर उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस उच्च वायुदाब के ठीक ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ हवाओं के नीचे बैठने से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है या एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो चारों तरफ से हवाओं को अपनी तरफ इस तरह से आकर्षित करता है और इस आकर्षण के कारण ही
जो जेट स्ट्रीम जो होती हैं उनका निर्माण होता है। और इसका जो विस्तार है, जो जेट स्ट्रीम का जो विस्तार है, इसके ऊपर सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन या टेम्परेचर जो होता है उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होती है, तो इसका प्रभाव अत्यधिक होने के कारण इसका विस्तार आपके भारत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ तक हो जाता है। और जहाँ जहाँ अत्यधिक ठंड देखने को मिलेगी वहाँ इसका जो विषुवत रेखा की तरफ झुकाव होगा, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर ये पोल्स की तरफ, आगे की तरफ खिसक जाती है। तो ये इस तरह से ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं इसके ऊपर जो सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन या विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले जो टेम्परेचर है उसका भी यहाँ प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये जो जेट स्ट्रीम है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ वलयाकार रूप से जो क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग है उसमें प्रभावित होती है, इसका भी भारतीय मानसून के ऊपर या जो ITCZ है, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है उसके ऊपर अत्यधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट स्लाइड हम देखें तो उस स्लाइड के अंदर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमने आपको एक स्थिति बताई है कि जब ए पोजीशन की जब हमने बात की और उसके अंदर जो शीत ऋतु है, शीतकाल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये शीत ऋतु है। शीत ऋतु के अंदर सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। भारत के ऊपर भी जो शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है जैसे मैंने कहा, तो शीत ऋतु के कारण जो जेट स्ट्रीम है उसका जो विस्तार है वो विषुवत रेखा की तरफ होना शुरू हो जाता है। और इस स्थिति में ये जो भारत का जो दक्षिणी भाग है या हिमालय वाला जो भाग है, ये या तिब्बत का जो पठारी भाग है, यहाँ हम देखें ये तिब्बत का पठार है और इसके दक्षिण के अंदर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम हिमालय से टकरा के भारत के दक्षिण से होकर बहना, इसकी जो मेन ब्रांच है और एक शाखा उत्तर की तरफ से बहना शुरू कर देती है। इस शीत ऋतु के अंदर एक विशेष स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं। अब ये जो स्थितियाँ हैं इसके कारण भारत की जो जलवायु है, भारत का जो मौसम है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम यहाँ जेट स्ट्रीम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जेट स्ट्रीम वलयाकार रूप से चलती है, तो वलयाकार चलने से शीतकाल के अंदर इसकी जो मेन ब्रांच है वो हिमालय के दक्षिण से, या ये कहूँ कि जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ से प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। जब ये यहाँ से टकराकर घूमती है तो यहाँ पर एक सेल्स का निर्माण हो जाता है, हवाओं का एक भंवर का निर्माण हो जाता है। और ये किस तरह का है? घड़ी की अनुकूल दिशा में। और जब घड़ी के अनुकूल दिशा के अंदर वायु का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में होता है तो वो प्रति चक्रवात को दिखाता है। अब प्रति चक्रवात में क्या होता है? केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ चलती है। यहाँ शीतकाल की स्थिति है, यहाँ शीतकाल होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पहले से ही है, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बैठती हैं तो इस वायुदाब को और अत्यधिक बढ़ा देती है। ये जब वायुदाब अधिक हो जाता है तो हवाएं स्थलीय भागों से समुद्र की तरफ चलना तेजी से शुरू हो जाती है। तो ये तो शीतकाल की जो एक स्थिति है जो जेट स्ट्रीम के कारण बनती है। और यहाँ जो भारत का या जो पामीर का घाट के दक्षिण का या हिमालय के पश्चिमी जो भाग है वहाँ ऊपरी वायुमंडल के अंदर प्रति चक्रवाती जो दशाएं हैं वो पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब हम ग्रीष्मकाल की बात करते हैं, जब ग्रीष्मकाल की हम बात करेंगे तो यहाँ स्थितियों में परिवर्तन हो जाएगा। ये ग्रीष्मकाल की बात की तो सूर्य की स्थिति क्या होगी? उत्तरायण होगी। उत्तरायण होगी तो जो जेट स्ट्रीम है वो भी उत्तर की तरफ खिसकना शुरू कर देगी। यही बात हमने जेट स्ट्रीम के संदर्भ में आपको समझाई है। तो जब ये जेट स्ट्रीम यहाँ टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो मुख्य शाखा जो थी, जो हिमालय के दक्षिण से शीतकाल में प्रवाहित हो रही थी जेट स्ट्रीम की, ये टकराकर पामीर की घाट या हिमालय के पश्चिम भाग से उत्तर की तरफ जाना शुरू कर देती है। यहाँ जब उस समय जो मूवमेंट हो रहा था वो इस तरह से हो रहा था और इसका कारण से यहाँ पर जो सेल्स बन रही थी या कोशिका बन रही थी वो घड़ी के अनुकूल दिशा में जो प्रति चक्रवात को शो कर रहा था। लेकिन यहाँ जो स्थितियाँ हम देख रहे हैं जब ग्रीष्मकाल के अंदर ये टकरा के इस तरह से जा रही है तो यहाँ हवाओं का जो सर्कुलेशन है वो घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में हो रहा है और उसके कारण यहाँ पर जो है चक्रवातीय दशाएं पैदा हो जाती हैं। और चक्रवात के केंद्र के अंदर क्या होता है? लो प्रेशर होता है।
और यहाँ पूरे भारत के अंदर क्योंकि ग्रीष्मकाल की हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और हमने ये भी कहा है कि पेशावर वाला जो एरिया है और या राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अत्यधिक होने के कारण हवाएं यहाँ से हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठेंगी। और जैसे ही ऊपर उठती हैं वहाँ पर जो चक्रवात की स्थिति है, जो लो प्रेशर है, जो हवाओं को चारों तरफ से आपके आकर्षित करता है, तो ये तेज़ी से जो हवाएं हैं इस लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा, ये मूव कर रही है तो यहाँ जो लो प्रेशर है वो और ज़्यादा क्रिएट होगा, अत्यधिक लो प्रेशर क्रिएट होगा। और ये लो प्रेशर जो समुद्र से जो आने वाली जो हवाएं हैं उनको उतनी ही तेज़ी से आकर्षित करेगा। और जब ये हवाएं, क्योंकि ये समुद्र से आती हैं, आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं, तो भारत के ऊपर जो वर्षा है उसकी संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती हैं। साथ ही इसके उत्तर की तरफ खिसकने से जो हमारा ITCZ की जो बात हमने की, ITCZ की जो बात की थी, तो ये जो उत्तर की तरफ चला जाएगा तो हमारा जो नॉर्थ ITCZ है उसका विस्तार भी ऊपर तक हो जाएगा, नॉर्थ ITCZ। लेकिन किसी भी कारण से या किसी वैश्विक जो जलवायु को जो निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उसके ऊपर अगर इसका प्रभाव देखें, और ये जो ऊपर की तरफ जो हवाएं जा रही हैं, ये उत्तर की तरफ ग्रीष्म ऋतु के अंदर भी जो जेट स्ट्रीम की स्थिति अगर भारत के दक्षिण में बनी रहती है, तो यहाँ ऊपरी वायुमंडल के अंदर यहाँ हवाओं का संचलन घड़ी की अनुकूल दिशा में या प्रतिचक्रवाती दशाएं, यहाँ पर हाई प्रेशर से हवाएं चारों तरफ फैलती हैं। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु होने के बावजूद यहाँ जो लो प्रेशर जो बनना चाहिए था, हवाएं गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी, लेकिन ऊपर प्रतिचक्रवात जो हवाएं हैं वो इसको ऊपर उठने नहीं देंगी। और उनके ऊपर नहीं उठने देने से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता, यदि ये जो जेट स्ट्रीम का जो विस्तार दक्षिण गोलार्ध में रह जाता है। अब ये दक्षिण में रह जाएगी तो जो ITCZ उत्तर की तरफ जो आ रही थी वो भी भारत की तरफ आकर्षित नहीं हो पाएगी। और उसका प्रभाव ये होगा कि यहाँ जो मानसून होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन इन कारकों के साथ साथ ये ITCZ की बात हमने की, ITCZ और जेट स्ट्रीम के बीच की बात हमने की, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी स्थितियां रही हैं कि सब चीज़ें अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी भारत का जो मानसून है उसके ऊपर अन्य जो कारक हैं उनका प्रभाव दृष्टिगत होता है। उसमें सबसे पहले आजकल जो अध्ययन किया जा रहा है, बार बार जिस जलवायु फैक्टर की बात की जाती है उसमें अल नीनो और ला नीनो का जो प्रभाव है वो महत्वपूर्ण है। वहाँ उसको समझें, उससे पहले जो वोकर संचरण की बात करें, वोकर संचरण एक हवाओं का सर्कुलेशन है जिसका सबसे पहले खोज कह लीजिए या जिसको अध्ययन किया वो थे वोकर महोदय, GT वोकर, उनके आधार पर इसको वोकर संचरण कहते हैं। और ये वोकर संचरण और एक होता है हेडली संचरण। हेडली संचरण जो होता है वो हवाओं का जो उत्तर दक्षिण जो मूवमेंट होता है, जैसे ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ हमने इस तरह से उच्च वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, तो यहाँ जो सर्कुलेशन होता है ये इसको हम हेडली सेल कहते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो सर्कुलेशन होता है उसको हम हेडली सेल कहते हैं। लेकिन जो वोकर संचरण होता है ये ठीक इसके विपरीत होता है। यहाँ हवाओं का जो संचरण होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी इस तरह से, इस तरह का जो संचरण होता है उसको हम वोकर जो संचरण है। प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पवनों के पूर्व से पश्चिम संचरण को ही वोकर संचरण कहते हैं। वोकर संचरण पवन संचार की एक संवहनीय कोशिका है जिसका निर्माण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में दाब प्रवणता के कारण होता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब यहाँ दाब प्रवणता का मतलब क्या होगा कि यहाँ तो उच्च वायुदाब हो और इधर निम्न वायुदाब हो। जो स्लोप ग्रेडियंट होता है, यानी जो दाब में जो परिवर्तन किस साइड में हो रहा है, तो इधर हम जा रहे हैं तो कम होता जा रहा है। यहाँ वायुदाब उच्च है तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जो हवाएं चलती हैं। और इन हवाओं को ही जो दाब प्रवणता के अंतर जो आता है, जब ये हवाओं का यानी यहाँ हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर के कारण
जो पूर्व से पश्चिम की तरफ विशेषकर विषुवत रेखा के नज़दीक, वो भी प्रशांत महासागर के अंदर जो देखने को मिलता है, इसको वोकर संचरण कहते हैं। लेकिन इस दाब प्रवणता में अंतर हो जाए, यानी स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाए। उल्टी स्थिति कैसे होगी कि मान लो यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति हो जाए और यहाँ लो प्रेशर हो जाए, लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो हवाओं का जो मूवमेंट है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाता है, यानी दाब प्रवणता की स्थिति पूर्णतः विपरीत हो गई। जहाँ वोकर संचरण की जब बात की थी तो जो दाब प्रवणता थी वो आपके पूर्व के अंदर उच्च वायुदाब, पश्चिम के अंदर निम्न वायुदाब। जब इसकी उल्टी स्थिति हो गई तो पश्चिम के अंदर उच्च वायुदाब और पूर्व के अंदर निम्न वायुदाब की स्थितियां देखने को मिलती है। और ये जो परिवर्तन होता है, ये जो नॉर्मल स्थिति थी जो वोकर संचरण की, उसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक उल्टी स्थितियां परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम दक्षिण दोलन भी कहते हैं। और दक्षिण दोलन और जो अल नीनो की जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसीलिए जो अंसो इवेंट यानी अल नीनो, ये जो मैंने एक शब्द लिखा है ENSO इवेंट, यानी अंसो घटना, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की जो घटना है, उनका जो एक दूसरे से जो कॉम्बिनेशन है, उस घटना को समझना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे कि ये जो दशाएं हैं, ये जो नॉर्मल जो स्थिति थी, एक सामान्य दशा, एक वोकर संचरण की जब हमने बात की थी, तो उसमें होता है क्या है कि यहाँ उच्च वायुदाब की स्थिति देखने को मिलती है। विशेषकर जो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, जिसमें पेरू इक्वाडोर वाला जो एरिया है उसके पश्चिम में, यहाँ पर आपने पढ़ा है कि यहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहती है, जिसको हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, इसको पेरू की धारा भी कहते हैं। और इसके कारण जब ठंडी जलधारा बहती है और यहाँ ठंडी जलधारा होगी, तो जहाँ तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, यानी उच्च वायुदाब का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ से जो गर्म जो जलधाराएं जो व्यापारिक हवाओं के संपर्क में आकर इधर पानी पूर्वी जो प्रशांत महासागर में इकट्ठी कर देती हैं, तो यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। तो यहाँ उच्च वायुदाब से जो उच्च निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं, तो यहाँ चलने से क्या होगा कि यहाँ का जो पानी है यहाँ से हटेगा और यहाँ उत्प्लावन की जो स्थिति होगी, यानी नीचे से जो पानी आएगा ऊपर आएगा, वो ठंडा होगा। और ठंडा पानी होने से यहाँ का जो उच्च वायुदाब है या तापमान कम हो जाएगा, उच्च वायुदाब बढ़ता जाएगा। तो ये एक संचरण जो है, क्योंकि यहाँ पर तापमान कम होने से हवाएं ठंडियों को ऊपर से नीचे बैठती हैं, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ तापमान अधिक होने से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब, तो यहाँ ऊपर से भी हवाएं, एक संचरण जो बन जाता है, ये वोकर संचरण को शो कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। ये जो स्थितियां हैं, ये वाला जो पश्चिम वाला जो भाग है, या ठंडी जलधारा प्रभाव होने से जो प्लेक्टन वगैरह प्रॉपर पानी से निकल के आते हैं, तो यहाँ पर जो मत्स्यन की जो विकास की संभावनाएं अत्यधिक होती है। तो यही कारण है कि जो हम्बोल्ट या पेरू की जो करंट है, उसके प्रभाव से यहाँ पेरू के तट वाला इक्वेडर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर मत्स्यन की जो संभावना है उसको ये बढ़ा देता है। तो ये एक सामान्य स्थिति है। ये स्थिति जब रहती है तो भारत का जो मानसून है वो एक नॉर्मल मानसून रहता है और यहाँ वर्षा ठीक होती है। लेकिन जब इसके अंदर परिवर्तन होता है, यानी कि उसके अंदर, या मैं अभी जब हमने आपसे कहा दाब प्रवणता की बात की, या उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब, इस दाब प्रवणता में जब अंतर हो जाता है, यानी ठीक यहाँ से या निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसका भारत के मानसून के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ ये भी बात की गई थी कि जब अध्ययन की बात हुई कि यहाँ जब प्रशांत महासागर के अंदर उच्च वायुदाब होता है और भारत के अंदर निम्न वायुदाब होता है, तो वो जो स्थितियाँ होती है भारत के मानसून के लिए अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन जब यहाँ निम्न वायुदाब हो और यहाँ उच्च वायुदाब हो जाता है, तो वो भारतीय मानसून के लिए अनुकूल स्थिति नहीं होती है। अब आती है अल नीनो की जो घटना है, या जो दक्षिण दोलन की जो घटना है, या अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की जो घटना है, वो जो कैसे पैदा होती है। कई बार अल नीनो को हम काउंटर करंट भी कहते हैं। काउंटर करंट इसलिए कहते हैं कि जब हमने धाराएं पढ़ी थी
तो यहाँ पर उत्तरी जो विषुवतीय गर्म जलधारा प्रशांत, नीचे दक्षिण की तरफ दक्षिण प्रशांत महासागर और दोनों के मध्य के अंदर एक प्रति विषुवतीय जलधारा बहती है। और जब इसका विस्तार दक्षिण तक लगभग 30 से 33 डिग्री 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण अक्षांश तक हो जाता है, तो यहाँ पर जो गर्म जलधारा यहाँ प्रवाहित होने के कारण यहाँ की जो पेरू या इक्वेडर की जो ठंडी जलधारा है वो नीचे की तरफ खिसक जाती है। और यहाँ का तापमान इस गर्म जल के कारण जो है यहाँ से गर्म जलधारा आई, उसका विस्तार नीचे तक हो गया और यहाँ पर जो हम्बोल्ट या पेरू की धारी है इसका विस्तार यहाँ रुक गया। तो यहाँ गर्म जलधारा के कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ गया यानी तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पर जो तापमान अधिक होने से वायुदाब क्या होगा, लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो पानी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वायुदाब बढ़ जाता है। तो जब ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं तो उस तरह की जब घटना घटित होती है तो उसके विपरीत स्थिति हो गई। यहाँ निम्न वायुदाब बन गया क्योंकि यहाँ तापमान जल के आने के कारण उसका नकारात्मक प्रभाव इक्वेडर और पेरू पर अत्यधिक देखने को मिलता है। कि जब यहाँ पर ठीक उल्टी स्थिति थी तब ये स्थितियाँ यहाँ जलवायु दृष्टिकोण से यहाँ पर जब ठंडे पानी का विस्तार देखने को मिला तो यहाँ तापमान कम हो गया। तापमान कम हो गया, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बैठती हैं। जब हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ जब संचरण होता है वहाँ पर जलवायु की स्थिरता की स्थिति देखने को मिलती है, वर्षा नहीं हो पाती है वहाँ पर। तो वो स्थिति यहाँ पर अगली जो स्लाइड है उसमें चेंज हो जाती है। चेंज हो गई तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ तापमान बढ़ गया। तापमान यहाँ बढ़ने से जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो ये बारिश के लिए सहायक होंगे। साथ ही इधर से जो गर्म जलधारा आई थी उसके कारण पेरू और इक्वेटर वाले जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी तीव्र वर्षा की स्थितियाँ देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि यहाँ गर्म जलधारा के आने से नीचे से ठंडे पर जल का उत्प्लवन नहीं हो पाता, ऊपर नहीं आ पाता, तो प्लैंकटन की आपूर्ति के अभाव में या जो मत्स्य की जो समस्या है वो बढ़ जाती है और मत्स्य उत्पादन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जो वायुदाब में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि उसके लिए यहाँ के जो जलीय जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ों में परिवर्तन होता है इसी को हम अल नीनो इम्पैक्ट कहते हैं, या दक्षिण दोलन की जो घटना है या अल नीनो सदर्न ओसिलेशन की जो घटना है उसके नाम से हम जानते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि यहाँ जब वायुदाब जो है इसका जब प्रशांत महासागर के अंदर जो वायुदाब निम्न वायुदाब पड़ता है तो उसका प्रभाव हिंद महासागर के ऊपर दृष्टिगत होता है और वहाँ वायुदाब उच्च हो जाता है। गिलबर्ट वॉकर ने भी यही कहा कि हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब में सीसा प्रतिरूप देखने को मिलता है। यानी जब प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब उच्च होता है तो हिंद महासागर के ऊपर वायुदाब निम्न होता है और यह स्थिति भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होती है। इस प्रक्रिया को जो है दक्षिण दोलन के नाम के प्रतिकूल होती है, इसलिए इसको दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें एक जो वॉकर जो चक्र के नाम से जानते हैं, इस घटना का जो भारत की जलवायु के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि यहाँ भारतीय मानसून इतना कमज़ोर हो जाता है कि यहाँ पर शुष्कता की जो दशाएं हैं वो दृष्टिगत होती हैं। लेकिन जब स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, जब लानिनो की हम बात करते हैं तो लानिनो की जो घटना है वो एक तरह से जो सामान्य जो वॉकर सेल की जो हमने बात की थी कि ये जो सामान्य स्थिति है उसके अंदर जब यहाँ का जो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी जो भाग है वहाँ का जो तापमान अधिक हो जाता है, यानी कि वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर अधिक होने से यहाँ पर उच्च वायुदाब का ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, तो उसका प्रभाव दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के ऊपर देखने को मिलता है। और इसके कारण जो दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी जो हवाएं आती हैं वो अधिक तेज़ी से आती हैं। और चूँकि ये मध्य और पूर्वी जो प्रशांत महासागर है यहाँ पर उच्च वायुदाब का प्रभाव ज़्यादा होता है और हिंद महासागर के अंदर जो वायुदाब होता है वो निम्न होता है। निम्न वायुदाब भारतीय जो मानसून को आकर्षित करने के लिए एक सकारात्मक स्थिति होती है। तो यहाँ
अब अल नीनो की एक काउंटर करंट भी है, जब ये नीचे तक 3 डिग्री से 18 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक इसका विस्तार हो जाता है, इसके कारण 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वो सारी घटनाएं होती है। लानीनो एक वार्मिंग ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का जो तापमान बढ़ जाता है, ये लानीनो अल नीनो के ठीक विपरीत स्थिति होती है, क्योंकि अल नीनो में जहाँ प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग होता है वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है, जबकि लानीनो में प्रशांत महासागर का पश्चिम का जो भाग है वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें दृष्टिगत होती है। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि जो भारत का जो मानसून है उसको इन स्लाइड्स के माध्यम से समझाना उतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप जो मैंने आपको समझाया है उसको आप ध्यान से सुने, और उसको सुनने के साथ साथ आप पुस्तक से उसका अध्ययन करें और इन स्लाइड्स को भी एनालिसिस करें, तो आपको भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं उनका सबका क्या क्या प्रभाव है। क्योंकि एक जो घटनाएं हैं, चाहे वो जेट स्ट्रीम हो, आईटीसी जेड हो, अल नीनो की घटनाएं हो, ला नीनो की घटनाएं हो, या पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के अंदर चाहे हैडली सेल हो, वोकर सेल हो, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, और इन जुड़ी हुई घटनाओं के कारण ही जो भारतीय मानसून के अंदर थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो उसके लिए अलग अलग जो कारक हैं वो जिम्मेदार होते हैं। नमस्कार।